दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 2 की, तो देखिए इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में दिया गया है। भाग 3 की बात करें तो देखिए इसमें जो है मूलभूत अधिकार जो है भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार दिया गया। और भाग 4 की बात करें तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। मतलब जिस टाइम पे संविधान बना था तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तो उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सात जो है अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो ये अभी वर्तमान समय की बात हो रही है। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, यानी टोटल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में जो है इनका प्रावधान है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास, संसद के पास होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो ये फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो देखिए कनाडा से जो है भारत की संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें मतलब ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये इनमें से सभी में है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद एवं सत्र न्यायालय में
तीनों मतलब इन सभी में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की अनुमति पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति पर अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है? तो व्यक्ति को कम से कम जो है ये 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ये उपर्युक्त दोनों प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, यानी कदाचार और असमर्थता। ठीक है, कदाचार एवं असमर्थता दोनों कारणों के आधार पर हटाया जा सकता है। सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय यहाँ पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। बी आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका कार्य कौन करेगा? तब उनका कार्य जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सी आंसर हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? सांसद के पास होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये अधीनस्थ न्यायालय का जो है निरीक्षण कर सकता है। सी आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो देखिए, भारत में जो न्यायपालिका है तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है? तो देखिए, अब उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। डी आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदायी बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदायी बनाया गया है? तो यह अनुच्छेद 143 में बनाया गया है, इसी के अंतर्गत। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है?
तो ये उच्चतम न्यायालय के पास होता है, बी आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, डी आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उपर्युक्त दोनों में, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, बी आंसर हो जाएगा। 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? तो ये वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे थे, डी आंसर हो जाएगा। 34 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? अब सबसे कम समय तक आपको बताना है। तो कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे, सी आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपको बताना है, तो फातिमा बीबी थी, सी आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, डी आंसर हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो ये मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है, तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, सी आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो व्यक्ति को कम से कम जो है ये 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सर्वोच्च न्यायालय, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान है उसे प्रेस यानी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।